तो पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 24 तक डिस्कस कर लिया था। अब अभी हम आर्टिकल 25 से शुरू करेंगे और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से शुरू करते हैं, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या मेंशन है। आर्टिकल 25 में कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने, ठीक है, उसकी क्रियाविधि करने का क्या है, हम अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 25 में। हमें जिस धर्म का चाहें, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी धर्म का विशेष को मतलब कन्वर्ट हो जाएं। अगर हम चाहें तो किसी धर्म अदर धर्म के कुछ अच्छी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, अंतःकरण से पालन कर सकते हैं। कोई भी धर्म का हो, हम अंतःकरण करने के लिए क्या है, कॉन्साइंस करने के लिए फ्री हैं। ये हमारा आर्टिकल 25 में मेंशन है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। किसी प्रकार का क्या है, धार्मिक कार्यों को करने का क्या है, हमारे पास प्रबंधन करने का अधिकार है। धार्मिक कार्यों को प्रबंधन से हम समझते हैं जैसे कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर दुर्गा पूजा हो रहा हो, या कोई रथ यात्रा निकल रही हो, या किसी धर्म विशेष में मान लीजिए इस्लाम धर्म में तजिया निकल रहा हो, या आप सिख धर्म से हैं तो रथ शोभा यात्रा निकल रही हो। ऐसे में क्या है, धार्मिक प्रबंधन करने के लिए क्या है, हमें आर्टिकल 26 फ्री देता है, फ्रीडम देता है। इसके तहत हम क्या करते हैं, अपना मैनेज करते हैं क्या, रिलीजियस अफेयर्स को। आर्टिकल 27 क्या कहता है, हम देखते हैं। देखिए आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए देखिए किसी भी धर्म विशेष को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, तो क्या उस पर हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है सरकार को। आप ऐसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी मंदिर का कोई ट्रस्ट है, वहाँ पर आप देखेंगे कि करोड़ों करोड़ अरबों रुपया क्या आता है, दान आता है, लेकिन उन्हें उस पैसे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो एक धार्मिक उत्थान के लिए पाया गया पैसा है। यही कहता है फ्रीडम ऑफ पे टैक्स, किसी प्रकार का हमें क्या करना है, टैक्स नहीं देना है। ये हमारा आर्टिकल 27 हो गया। 28 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 28 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ जो धार्मिक संगठन के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसमें क्या है, पूजा करने की आज़ादी है, तब तक कि जब तक कोई सरकारी फंड से ना चल रहा हो। मान लीजिए कोई अगर सरकारी फंड से कोई संस्थान चल रहा है, वहाँ पर क्या करेंगे, किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं कर सकते, या किसी धर्म विशेष को ज़्यादा फोकस करके नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 28 कहता है। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए हम अगला हमारा है आर्टिकल 29 और 30। इसमें क्या कहता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पहला आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। अब इसे अल्पसंख्यक क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। देखिए अल्पसंख्यक वो लोग हैं, पर्टिकुलर किसी रिलीजन, किसी रेस से हो सकते हैं, किसी भाषा से हो सकते हैं, कहीं पर भी क्या हो, उनकी संख्या अगर कम होती है, मान लीजिए पर्टिकुलर किसी जगह पे 100 लोग रह रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर किसी एक धर्म को ही मानते हैं, रिलीजन को मानते हैं। ऐसे में क्या होंगे, ये 10 लोग क्या होंगे, वहाँ पे माइनॉरिटीज होंगे। तो उन्हें क्या होगा, अपने लैंग्वेज और कल्चर को, अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का क्या अधिकार होगा, और सरकार उनमें उनकी रक्षा करेगी। आर्टिकल 30 क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी हमने 29 में कहा कि अपने क्या करेंगे, भाषा और संस्कृति का संरक्षण करेंगे। कैसे करेंगे, 30 में बताया गया है को अपने लिए क्या कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। पर्टिकुलर मान लीजिए कोई धर्म विशेष से हैं, अब कहें कि हम अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए मदरसा बना सकते हैं। वहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ पे हम उन्हें सिखाएंगे। हो सकता है हिंदू धर्म में अगर देखेंगे तो गुरुकुल आप देख सकते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में भी आपने देखा होगा, सिख धर्म में क्या होती है, पढ़ाई होती है। तो ये आर्टिकल 30 हमें शैक्षणिक संस्थान जो धर्म विशेष से संबंधित हो उन्हें स्थापित करने का क्या देता है, अधिकार देता है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आर्टिकल 31 क्या है, हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था। आर्टिकल 31 का हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो क्या है। आर्टिकल 32 में देखते हैं क्या है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहता है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हिंदी में कहता है। अब हमने आर्टिकल 12, 13 से 14 से लेकर 30 तक क्या देखा कि बहुत सारे हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर इन फंडामेंटल राइट्स का एबोल्यूशन होता है, या हमें सस्पेंशन होता है, या क्या होता है, हमारे अधिकारों को कोई हनन करता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमने पहले आपसे डिस्कस किया था। तो जाएंगे तो कोर्ट कौन कौन सा आदेश दे सकता है, कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके फंडामेंटल राइट को कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट करता है, ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट क्या करते हैं, कुछ रिट्स जारी करते हैं। उन रिट्स को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। पहला रिट है
हैबियस कॉर्पस क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए नाम से ही थोड़ा स्पष्ट है, अगर हिंदी के नाम पर आप जाइए तो आप क्लियर देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस पे आप में भी कंफ्यूज होंगे तो हिंदी से इसे आप समझ सकते हैं। कोई अगर बंदी है तो क्या करे, उसे प्रत्यक्षीकरण, उसे सामने ले आए। पहला रेट यही कहता है। आपने देखा होगा कि क्षेत्र विशेष में क्या होता है, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, हो सकता है कितनी बार अच्छे इंटेंशन से भी गिरफ्तार करती है, कभी कभी हो सकता है क्या पुलिस में भी करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, तो गलत इंटेंशन से भी किसी का गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में अगर पुलिस उसे थाने में या हाजत में क्या करती है, 24 घंटे से ज़्यादा रखती है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट आप एक रिट जारी करेगा जिसका नाम होगा हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कोर्ट आदेश क्या जारी करता है कि 24 घंटे के अंदर क्या कीजिए, आप व्यक्ति को फिजिकली आप उनके सामने प्रस्तुत कीजिए। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऐसे क्या करता है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार जो लिबर्टी थी उसको ये बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रोटेक्ट करता है हैबियस कॉर्पस के माध्यम से। पहला आपने समझ लिया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश, मैंडेमस। अगर इसे भी हिंदी के वर्ड से देखें तो परम आदेश, एक ऐसा आदेश जो है सरकारी अधिकारियों पर क्या करता है, कोर्ट लागू करता है। मान लीजिए कि कोई सरकारी सेवक अपने सही दिशा में निर्देश में काम नहीं कर रहा है, आप मान लीजिए डीएम है, आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और हम आपके पास गए और कोई रिक्वेस्ट करने के लिए आपने हमें एंटरटेन नहीं किया, कहा कि भाई चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास हाई कोर्ट नज़दीक है तो आप हाई कोर्ट चले गए, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट एक आदेश जारी करेगा जिसे परमादेश का मैंडेमस कहा जाएगा। वो उनसे पूछेगा कि भाई क्यों आप काम नहीं कर रहे हो, उन पे दबाव डाल के क्या होगा, उनसे काम करवाएगा। यह परम आदेश से क्या होता है, सरकारी सेवकों के ऊपर ही लागू होता है। और पहला वाला भी बंदी प्रत्यक्षीकरण भी होगा जो वो सरकारी सेवकों के ऊपर, सरकारी लोगों के ऊपर ही लागू होगा। तीसरा अधिकार है क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा। देखिए एक इसके इंग्लिश वर्ड से समझते हैं। इंग्लिश वर्ड में कहता है क्यों वारंटो, इसको हिंदी में अगर क्यों पूछ दें, और वारंटो मतलब अधिकार होता है। आप देखते हो ना कि जब कोई आप पूछता है, पुलिस किसी घर गिरफ्तारी करने जाती है तो लोग पूछते हैं आपके पास वारंट है क्या, तो ये वारंट वर्ड है। वारंट का मीनिंग अधिकार ही होता है। एक अधिकार पत्र लेकर आते हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं, वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको थाने ले जा सकते हैं। तो सेम उससे इसको थोड़ा कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं कि क्यों वारंट हो, आपके पास अधिकार है किसी कार्य को करने का, ये अधिकार परीक्षा ही है। अगर कोई व्यक्ति गलत ढंग से मान लीजिए नियुक्त हो जाता है किसी पद पर, सरकारी पद पे, तो सरकार कोर्ट क्या करती है, उसके खिलाफ रिट जारी करती है और उनसे पूछती है कि किस अधिकार से, किस योग्यता के आधार पर आप पर्टिकुलर इस पद पर बैठे हैं, आप बताइए। अगर लगता है कि आप उनको सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो क्या करेंगे, आपके पद से हटा सकते हैं। तो ये सरकारी सेवकों पर ही लागू होता है। देखिए पहला तीनों का तीनों जो हमने देखा, परमादेश हो, मैंडेमस हो, हैबियस कॉर्पस हो या क्यू वारंट हो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर्सनल पर ही लागू होते हैं, सरकारी सेवकों पर ही क्या होते हैं, पहले तीन लागू होते हैं हमारे। लेकिन जो अगला दूसरा दो है, 5 हैं, प्रोहिबिशन और रिट ऑफ स्टैट्यू जो है हमारा उत्प्रेषण लेख, ये जो है दोनों पर्टिकुलर किसी कोर्ट पे ही लागू होता है। कोर्ट ऊपर कोर्ट क्या होती है, निचले कोर्ट को ऑर्डर जारी करती है, निचले कोर्ट के लिए जारी करती है। तो ये ऐसे आप समझिए, पहला 3 जो है सरकारी सेवकों पर लागू हुआ, और लास्ट के जो 2 हैं प्रतिषेध और प्रेषण लेख, ये क्या होते हैं, एक कोर्ट अपनी निचली कोर्ट को लागू करती है। तो हम एक एक करके लास्ट वालों को देखेंगे दोनों को। तो देखिए इसको देखते हैं, प्रतिषेध को देखते हैं, प्रतिषेध रिट को, प्रोहिबिटेशन। देखिए ना, इसके इंग्लिश वर्ड से ही क्लियर कीजिए, प्रोहिबिट कर देता है किसी चीज को। अगर मान लीजिए कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या कोई गलत निर्णय दे देती है और आप हायर कोर्ट में जाकर अपील करते हैं, तो क्या करता है वो अपने निचली अदालत को, अपने जो लोअर कोर्ट है उनको क्या करता है, प्रोहिबिटेशन का एक ऑर्डर जारी करता है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट अपर कोर्ट हो, और हाई कोर्ट के लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को हायर कोर्ट होगा। तो अपने लोअर कोर्ट को क्या करते हैं, एक प्रोहिबिटेशन का रिट जारी करते हैं। इसमें अगर उनका कोई भी आदेश जो होगा वो स्थगित हो जाता है, हिंदी सामान्य से समझिए कि स्टे लग जाता है। जैसे आप नहीं जाते हैं कि पर्टिकुलर कोई आपके ऊपर कोई क्लेम करे तो आप क्या करेंगे, गिरफ्तारी पर स्टे लेने के लिए ऊपरी कोर्ट में चले जाते हैं। तो कोर्ट क्या करती है, आपकी गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर लगा देती है। सेम यही स्टे, इससे सामान्य से प्रतिषेध को आप स्टे से समझ लीजिए कि अपर कोर्ट जो होती है, लोअर कोर्ट को किसी भी ऑर्डर को स्टे लगा देती है जब तक कि उस पर अगली जांच पड़ताल नहीं हो जाती है। अगला है हमारा उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख को देख लेते हैं। ये भी ठीक इसकी तरह ही है, प्रतिषेध रेट की तरह, प्रोहिबिटेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंसेज क्या है कि अगर लोअर कोर्ट कोई
अपर अपना निर्णय दे देती है, मान लिया अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, तो इसमें स्टे नहीं लगाते हैं। हायर कोर्ट क्या करता है, इनसे किसी मामले को लेकर अपर कोर्ट को किसी अन्य कोर्ट को ट्रांसफर कर देता है। ये किसी सेवक, सरकारी सेवक पर भी, पब्लिक ऑफिसर पे भी लागू हो सकता है कोर्ट के साथ साथ। तो ये 5 हमने रिट देखा, 5 रिटों में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके लिए एक रिट जारी किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में एक अगला हेडिंग है फंडामेंटल ड्यूटीज करके। अभी तक तो हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की। फंडामेंटल राइट हमने देखा कि पार्ट 3 में है, कहाँ से, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसी चैप्टर में आगे थोड़ा सा ब्रीफ में फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात की गई है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा है, ये पहले हमारे संविधान में शामिल नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। इसे आप देखें कैसे, पहले इसे देख लेते हैं ये कहाँ मेंशन है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 4A के तहत मेंशन है, और आर्टिकल 51A जो है वो पूरा का पूरा क्या करता है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। और ये कब जोड़ा गया था, देखिए ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी एक 1976 में, उन्होंने सुझाव दिया था, उसी के आधार पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। देखिए राइट्स तो अक्सर हम बात करते रहते हैं, बट ड्यूटी की बात आती है तो हम क्या करते हैं, कहीं पीछे हटने लग जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करने की सुझाव दिया इस कमेटी ने, और उसी के रेफरेंस में जाकर आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। बहुत सारी ड्यूटी बताई गई हैं, इस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे कि अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो बनाकर, छोटा सा वीडियो बनाकर फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, बस इतना समझ लीजिए कि इसे संविधान में जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट के तहत। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्री एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, किस कमेटी के सुझाव से शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पे शामिल किया गया था। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15A में है। कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4A में है। फिलहाल इतना इसको समझ लीजिए, आगे इसको डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। देखिए इस चैप्टर में ब्रीफ में एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के विषय में बताया गया, NHRC, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आप कहते हैं। इसका गठन कैसे किया गया, ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया था। इस चैप्टर में भी इसके विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, इसलिए हम भी बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। बस इतना समझ लीजिए NHRC क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। और इसका गठन, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1993 में हुआ था। इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं थोड़ा सब डिटेल में नहीं बताया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक अलग से वीडियो बनाकर क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। याद कीजिए पिछले चैप्टर में जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से निकल कर आता है, हमारे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया था, हमारे संविधान में शामिल किया गया था। कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि भाई आयरलैंड के संविधान से तो हमने शामिल किया, तो आयरलैंड ने कहाँ से इसे अपनाया था, तो देखिए आयरलैंड ने इसे स्पेन से अपने संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन स्पेन किसी और से नहीं शामिल किया था, स्पेन का अपना बनाया हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और उसका उल्लेख है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और कौन से पार्ट में है ये, तो पार्ट 4 में है। ये संविधान निर्माताओं ने हमारा पहले से ही जोड़ लिया था। देखिए कुछ चीज़ों को इसमें बताया गया नीति निर्देशक तत्व में। इसको एक ऐसे समझ लीजिए कि जब सरकार कोई कानून बनाती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या करती है, इंस्पिरेशन लेती है। सरकार सोचती है कि इन सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको क्या करें, हम अपनी नीतियों में लागू करें। जो सरकार जनता से वादा भी करती है कि हम जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो भी संविधान में उल्लेख किया गया, हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, आपको फुलफिल करेंगे नीतियाँ बना कर। जैसा कि आप अक्सर चर्चा सुनते होंगे, समान नागरिक संहिता की बात चलती है, यूनिवर्सल UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अक्सर सरकार, वर्तमान सरकार इस बात की चर्चा करती है, क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आ देंगे। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं,
ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मीन्स कि आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे आपके अगर फंडामेंटल राइट का अबोलिश हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए आप कोर्ट जाकर नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमें अभी क्या कीजिए, नागरिक संहिता जो समान नागरिक संहिता लागू ही कीजिए, इसके लिए आप कोर्ट नहीं चले जाएंगे। अगर कोर्ट जाएंगे भी तो कोर्ट इसके खिलाफ कोई आदेश नहीं देगा। इसके कुछ इस चैप्टर में डिटेल में नहीं बताया गया, कुछ बताए गए हैं, देख लेते हैं। कुछ गोल्स बताए गए हैं, पॉलिसीज बताई गई हैं और कुछ नॉन जस्टिबल राइट बताए गए हैं, उनको एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का क्या करना है, कल्याण करना, और लोगों में क्या करना है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। कौन कौन से न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमारा उद्देश्य है कि क्या करें, लोगों के बीच में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पर्याप्त सबको उपलब्ध कराएं। फिर जीवन स्तर को उठाना और संसाधनों का समान वितरण। वर्तमान में ऐसा नहीं है, संसाधनों पर समान वितरण नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। देखिएगा किसी के पास कोई ऑडी में घूम रहा है, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, संसाधनों का समान वितरण नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य तो है, गोल तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि क्या करना है, संसाधनों का समान वितरण करना है। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, ये भी हमारा गोल है। हम ट्राई भी कर रहे हैं, भले पाकिस्तान कितना भी हमारे ऊपर रोज गोलियां बरसाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, पीस स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गोल में मेंशन है। ऐसे ही फिर चीज़ें, ये ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन, देखिए 73 अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार ने कोशिश भी की। धूम्रपान निषेध, नागरिक संहिता, ये सब चीज़ें क्या करना है, लागू करना है सरकार की। यहाँ से एक इंस्पिरेशन मिलता है कि इन सब चीज़ों को जनता के लिए करना है। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताया गया है, बहुत डिटेल में नहीं है। तो हम भी क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38, 39, 51 तक एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। देखिए आर्टिकल वाला जितना भी चैप्टर होगा, एक पूरा का पूरा वीडियो ही बनाएंगे हम, 2-3 वीडियो, ताकि एक एक आर्टिकल आपके साथ डिटेल में डिस्कस करें और आपको एक एक पॉइंट पर डिस्कस करें। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 12 से लेकर 35 तक आता है, बीच में एक 31 गायब हो जा रहा था। तो ये आर्टिकल 31 क्या था, जब हमारा संविधान बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था हमारे पास। सरकार हमारी संपत्ति क्या करती थी, ले नहीं सकती थी। कोई भी काम हो उनको, मान लीजिए कि कोई सड़क गुजर रही है, कोई हाईवे गुजर रहा हो, और उस हाईवे के बीच रास्ते में अगर मेरा घर आ जाए तो मैं सरकार को क्या करूं, ज़मीन ना बेचूं, सरकार मुझसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकती थी। ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी में था। इसीलिए क्या किया गया कि सरकार ने 44th अमेंडमेंट करके जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे क्या कर दिया, 300A में शामिल कर दिया। अब एक लीगल राइट बना दिया, अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ऐसा नहीं कि इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। वर्तमान में क्या है, एक सिर्फ लीगल राइट है। अब अगर सरकार की किसी योजना के अंतर्गत आपकी कोई भूमि आ जाती है, कोई जमीन आ जाती है, तो सरकार उसे एक्वायर कर सकती है, आपको कुछ मुआवजा देगी, बाजार कीमत से में भी ज़्यादा ही कीमत देगी आपको, लेकिन आप उसके लिए अगेंस्ट द कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हमारा संपत्ति का अधिकार है। ये बहुत सारी समस्याएँ आती थी। 1950 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि भाई अक्सर क्या होता है, इस तरह की समस्या आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे फंडामेंटल राइट से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मूल ढांचा है हमारे संविधान का उसमें नहीं आता है। इसी को ध्यान में रखकर क्या किया गया, 1978 में अमेंड करके हटा दिया गया, इसे एक सिंपल सा लीगल राइट बना दिया गया। तो ये हमारा 31 था, अब ये हो गया है हमारा 300A। देखिए इस चैप्टर में जो भी बातें दी गई थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स हों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हों, या फंडामेंटल ड्यूटीज हों, NHRC हों, हमने थोड़ा करके आपके साथ डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई वर्ड या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छूट गया हो जो हम आपसे डिस्कस ना कर पाए हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम अलग से क्या करेंगे, उसके लिए एक पूरा वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।